नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल। पिछले साल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जब राजभवन से बाहर निकलते ही गिरफ्तार किया गया था, तो उस समय वहाँ राजभवन में राज्यपाल थे सीपी राधाकृष्णन। वही सीपी राधाकृष्णन जिनको एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। संभावना है कि वो जीत भी जाएंगे, लेकिन वो जीत इतनी आसान नहीं रहेगी यदि इंडिया गठबंधन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की तरह बढ़िया तरीके से काम करे। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अमित शाह के जो कैंडिडेट थे संजीव बालियान, उनको बीजेपी के ही कैंडिडेट ने हराया था, बीजेपी के सांसद ने हराया था, राजीव प्रताप रूडी ने। तो अंदर खाने बीजेपी में बहुत कुछ चल रहा है, जिसका फायदा इंडिया गठबंधन यदि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में उठाए तो फिर सीपी राधाकृष्णन की जीत इतनी आसान नहीं रहेगी, क्योंकि सिर्फ 31 वोटों का ही अंतर है हार जीत में। हालांकि 394 वोट चाहिए उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में किसी भी कैंडिडेट को जीतने के लिए, क्योंकि 782 कुल वोट हैं और 394 उनको वोट चाहिए। तो ऐसे में अभी तो बीजेपी को ये मान के चले, एनडीए को 400 से ज़्यादा 425 के लगभग जो सांसद हैं, सदस्य हैं, उनको समर्थन हासिल है और 300 अभी इंडिया के पास है। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो किसी के पास नहीं है। लेकिन क्षेत्रीय अस्मिता का दांव चलें या कुछ ऐसा चेहरा लेकर आएँ जो कि भारी पड़ जाए, और कुछ लोकल जो पार्टियों के वोट हैं वो यदि इंडिया गठबंधन की तरफ चले जाएं, तो फिर बीजेपी को बहुत मुश्किल होगी सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद की कुर्सी पर बैठाने में। बहुत गजब का समीकरण यहाँ बीजेपी ने चला है। एक खास बात यह है कि अभी पिछले जब से 2014 से मोदी और शाह की जब बीजेपी आई है, उसमें सूत्र नाम की जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। पहले सूत्रों के हिसाब से बहुत सारी बातें पता चल जाती थी कि किसको कैंडिडेट बनाया जा रहा है, किसको राज्यपाल बनाया जा रहा है, किसको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। वो सूत्र इसलिए पता चलते थे क्योंकि वो पूरी पार्टी का एक जो कोरम होता था, फोरम होता था, बड़े नेताओं की जो कमेटी होती थी, उसमें फैसला होता था और उसमें किसी नाम पर फाइनल मोहर लग जाती थी और उसमें 7-8 जो बड़े बड़े नेता थे वो होते थे। लेकिन मोदी और शाह की जो बीजेपी आई है उसमें 2 या 3 लोग ही होते हैं, अमित शाह, मोदी या फिर मोहन भागवत। इन 3 नाम, ये 3 लोग हैं, वही फाइनल करते हैं और इसके अलावा चौथा कोई नहीं होता। और ये 3 ऐसे लोग हैं जहां की सूचनाएं कहीं लीक नहीं हो पाती। इसलिए बीजेपी को लेकर कौन कहाँ का मुख्यमंत्री बनेगा, कौन राज्यपाल बनेगा, कौन राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार, कौन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार, तो जितने भी सूत्र लगाते हैं या पत्रकारों के पास जो सूत्र होते थे वो सूत्र अब खत्म हो गए हैं, फेल हो गए हैं। अब कोई सूत्र नहीं रहा है। तो लोग बहुत सारे सूत्र लगा रहे थे। गुजरात के जो राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, वो सूत्र के हवाले से उनका नाम आगे किया जा रहा था। उसका नाम आगे करने के पीछे भी एक मतलब उनके पास एक तार्किक एक तथ्य था। वो ये था कि सत्यपाल मलिक की जो मौत हुई है, बहुत सारे आरोप उन्होंने मोदी पर लगाए, बीजेपी पर लगाए। उसके बाद जगदीप धनखड़ का जिस तरह से इस्तीफा हुआ, हालांकि जगदीप धनखड़ का जो इस्तीफा हुआ है वो मतलब धनखड़ खुद ही एक जो सीमाएं हैं उनको लांघ गए थे, सीमाओं को पार कर गए थे। जिस पार्टी ने आपको उस पद पर बैठाया है और फिर आप मतलब ऐसे काम कर रहे हैं, उसी पार्टी को परेशानी में डाल रहे हैं और आप मतलब सर्वोपरि आप खुद ही बन रहे हैं, आप खुद ही डिसीजन ले रहे हैं। तो नेचुरली उनका हटाया जाना तो तय ही था। और कोई भी सरकार होती और यदि उसका बैठाया हुआ सभापति वहाँ राज्यसभा में और वो उसी सरकार के खिलाफ चले तो नेचुरली उसका हटना तय था। तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि धनखड़ और सत्यपाल मलिक दोनों एक ही कम्युनिटी से आते हैं और जाट कम्युनिटी से, और वो जाटों को मतलब फिर अपनी तरफ झुकाव रखने के लिए जाटों में और बीजेपी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रहे। इसलिए आचार्य देवव्रत, वो भी हरियाणा के जाट हैं और गुजरात के राज्यपाल हैं, मोदी के खास हैं, और वो कुरुक्षेत्र में गुरुकुल चलाते हैं, वहाँ से उठाकर उनको हिमाचल का राज्यपाल बनाया और उसके बाद फिर गुजरात के राज्यपाल हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पूरे देश में प्राकृतिक खेती को लेकर वो अभियान चला रहे हैं। तो नेचुरली इसलिए उनका नाम आगे किया जा रहा था ताकि हरियाणा की जाट कम्युनिटी में बीजेपी को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर बना रहे।
लेकिन बीजेपी जो भी कोई कदम उठाती है वो उसके पीछे के जो फायदे हैं, नुकसान है, उसका पूरा गणित बैठाती है। यानी बीजेपी, मोदी, शाह और भागवत, ये तीनों लोग पूरा गणित उठाते हैं। सरकार की तरफ से कोई भी कदम उठाया जाए तो उसका पूरा फायदा उठाया जाए। अभी नॉर्थ इंडिया में कोई चुनाव नहीं है, राजस्थान में, हरियाणा में या पंजाब में और ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में, यूपी में कोई चुनाव नहीं है, इसलिए आचार्य राज्यपाल की नियुक्ति का कोई अभी मतलब नहीं था उपराष्ट्रपति पद के लिए। तमिलनाडु में अभी चुनाव होने हैं और दक्षिण भारत में बीजेपी के पास अभी इतना बड़ा चेहरा नहीं था जिसको कि सेंटर में पूरे देश की सियासत में वो दिखा जाए। तो सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से आते हैं, कोयम्बटूर से 2 बार के सांसद रह चुके हैं, और जो पश्चिम तमिलनाडु है वहाँ एक उपजाति है कोंगू वेलालर, तो वो कोंगू वेलालर से आते हैं। और जो AIADM के जो नेता हैं ई पलनीस्वामी, वो भी इसी जाति से हैं, और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे अन्नामलई, वो भी इसी जाति से थे। तो अन्नामलई को हटवा दिया था ई पलनीस्वामी ने जब बीजेपी से गठबंधन हुआ। तो बीजेपी को ये लग रहा था कि अभी अन्नामलई को जो हटाया है उसके हटाने के बाद जो इस जाति, जो कोंगू जाति के लोग हैं, उनका मतलब नुकसान न उठाना पड़ जाए, उन वोटों का नुकसान न हो जाए। तो इसके चलते बीजेपी ने उसी कोंगू वेलालर जाति के सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया। एक तो ये है। दूसरा, एक और बड़ा गजब का खेल उन्होंने किया है। अभी अगली कुछ समय बाद जब तमिलनाडु में चुनाव होंगे, विधानसभा के चुनाव, तो वहां अभी जो DMK पार्टी सत्ता में है स्टालिन की, तो DMK पार्टी अब पसोपेश में पड़ गई है कि वो राधाकृष्णन का समर्थन करे या न करे। यदि वो करेगी तो फंस गई, क्योंकि वो बीजेपी के कैंडिडेट का समर्थन कर रही है, और यदि वो नहीं करेगी तो फिर बीजेपी पूरे तमिलनाडु के चुनाव में इस बात को भुनाएगी कि ये तमिलनाडु का गौरव था और यहाँ की अस्मिता की बात थी, यहाँ के एक आदमी को हमने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया और यहाँ की पार्टी ने, DMK ने, और उसका विरोध किया। तो बीजेपी ने देखो किस तरह की चालें चली हैं, मतलब वो DMK उसका समर्थन करे तो फंसी, ना समर्थन करे तो फंसी। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन के ऊपर है कि वो किस तरह का कैंडिडेट लेकर आए। जो ये उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं अभी सीपी राधाकृष्णन, ये बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं तमिलनाडु में, 2 बार के सांसद रह चुके हैं। 2014 में बहुत कम मार्जिन से हारे थे और 19 में भी हार गए थे। और जब ये झारखंड के राज्यपाल थे तब ये जिस तरह की वहाँ बयान इनके आते थे, उसमें वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन वाली पार्टी, उसके नेता ये कहते थे कि जो राज्यपाल हैं, गवर्नर साहब हैं, वो एक राजनीतिक पार्टी की भाषा बोल रहे हैं। और उन्होंने अपने राज्यपाल रहते हुए, झारखंड का राज्यपाल रहते हुए, अपने कार्यकाल के आखिरी 4 महीनों में सभी 24 जिलों का दौरा कर दिया था और आम लोगों से मिले थे, अधिकारियों से मिले थे। तो उसमें एक पॉलिटिशियन की तरह, मतलब पहली बार हुआ था झारखंड में ये कि को राज्यपाल सभी 24 जिलों का दौरा कर रहा है और लोगों से मिल रहा है, अधिकारियों की मीटिंग ले रहा है। तो इस तरह का उनका वर्किंग थी। उसके बाद फिर इनको महाराष्ट्र का राज्यपाल लगाया गया। तो ये तो तय था कि बीजेपी दक्षिण भारत से कोई लेके आएगी, लेकिन सूत्र सबके फेल थे। आचार्य कोई इनका आचार्य देवव्रत का नाम ले रहा था, कोई ओम माथुर का नाम ले रहा था, कोई थावरचंद गहलोत का नाम ले रहा था। लेकिन जो बीजेपी की राजनीति को करीब से समझते हैं उनको ये तय था कि दक्षिण भारत में बीजेपी को अभी पांव जमाने हैं। दक्षिण भारत में अभी आप आंध्र प्रदेश लगा ले, आप तमिलनाडु लगा ले, आप केरल लगा लें, आप कर्नाटक लगा लें, अभी कहीं बीजेपी नहीं है। आंध्र प्रदेश में बेशक से आप नायडू के साथ गठबंधन में हैं, लेकिन आप गठबंधन ना भी करें तो भी नायडू के पास पर्याप्त बहुमत है। तो वहां अपने पैर जमाने के लिए उधर का एक चेहरे को देश की केंद्रीय राजनीति में लेके आने के लिए इसका सीपी राधाकृष्णन का जो नाम आगे बढ़ा, जो नाम चला है, बहुत बड़ी सोची समझी राजनीति के तहत आगे बढ़ा है। सीपी राधाकृष्णन की कई खूबियां भी हैं। देखो, अब लोगों में ये चर्चाएं हैं, सियासी गलियारों में लोग ये बातें कर रहे हैं कि जो देश के नए उपराष्ट्रपति अब बनेंगे
क्या उनकी कमर जगदीप धनखड़ से ज़्यादा झुकी होगी या उनसे कम झुकी होगी? लोगों के बीच में यही चर्चाएं हैं। लेकिन अब सीपी राधाकृष्णन का जो एक व्यवहार है, वो ये कहते हैं कि जो विरोधी पार्टियों के नेता हैं वो भी उनके व्यवहार के कायल हैं। जिस तरह की बातें अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कहा करते थे कि एक अच्छा आदमी एक बुरी पार्टी में है, तो ये तो मतलब तमिलनाडु में भी सीपी राधाकृष्णन के बारे में उनके विरोधी कहते हैं कि वो अच्छे आदमी हैं लेकिन बुरी पार्टी में हैं। लेकिन इस बार ये तो तय था कि सीपी राधाकृष्णन को जो चुना गया है कि संघ से और बीजेपी की विचारधारा से जुड़ा हुआ आदमी ही उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होगा, वही उपराष्ट्रपति होगा। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी दो बड़े पदों पर दो बड़े नेताओं को लेकर मात खा चुकी है। सत्यपाल मलिक को उन्होंने पहले गवर्नर बनाया था जम्मू कश्मीर का, उसके बाद गोवा का गवर्नर बनाया, तो वो बीजेपी से नहीं थे, ना वो आरएसएस थे। वो चौधरी चरण सिंह के सिपह सलाह रहे, कांग्रेस में गए और फिर उसके बाद बीजेपी में आए और वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी रहे पार्टी के सेंटर में, और उसके बाद फिर उनको गवर्नर बनाया था। इसी तरह से हम बात करें जगदीप धनखड़ की, जगदीप धनखड़ भी कांग्रेस में रहे और उसके बाद वो जनता पार्टी से होते हुए चंद्रशेखर सरकार में मंत्री होते, फिर वो बीजेपी में आए और फिर वहां लगा। लेकिन अब जिस तरह से सतपाल मलिक ने और धनखड़ ने बीजेपी को लेकर जो रुख अपना था और जिस तरीके से धनखड़ अपनी सीमाएं पार कर गए थे, उसको लेकर ये तो तय था कि इस बार बीजेपी आरएसएस की और बीजेपी की संघ की विचारधारा का जो आदमी होगा उसको ही आगे लेकर आएगी। दूसरे दलों से जो आयातित नेता है, इंपोर्टेड हैं, उसको किसी भी सूरत में संवैधानिक पद पर, इतने बड़े पद पर नहीं बैठाएगी जो कि पार्टी के लिए भविष्य में मुसीबत बन सके। तो ये तो तय था कि इस तरह का होगा। अब ये देखना है कि अब जो इंडिया गठबंधन है वो किस तरह से कैंडिडेट का सिलेक्शन करता है। यदि इंडिया गठबंधन भी कोई तमिलनाडु से ही किसी बड़े नेता को ले आए, कोई डीएमके पार्टी से हो या दूसरी पार्टी से हो, तो फिर मुकाबला बड़ा एक रोचक हो जाएगा और उधर दक्षिण की पार्टियों का समर्थन वो कैंडिडेट आसानी से जुटा लेगा। तो 31 वोटों का अंतर है अभी एनडीए गठबंधन के पास और इंडिया गठबंधन के पास, और बड़ा कम मार्जिन है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का जो दिल्ली में चुनाव हुआ था, जो गैर राजनीतिक सिस्टम है, वहां पर जो अमित शाह के कैंडिडेट थे संजीव बालियान, उनको बीजेपी के ही सांसद राजीव प्रताप रूडी ने हरा दिया 100 से भी ज्यादा वोटों से। तो इसके बाद ये लग रहा है, दिल्ली के सियासी गलियारों में ये चर्चाएं हैं कि बीजेपी के अंदर ही बहुत कुछ उधेड़-बुन चल रहा है। खुलकर कोई मोदी शाह के खिलाफ बेशक से न बोले, लेकिन अंदरूनी तौर पर लोग नाराज हैं और जिसके चलते उन्होंने शाह के कैंडिडेट संजीव बालियान को वोट न करके सचिव पद पर, जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सचिव के, उसको वोट न करके राजीव प्रताप रूडी बीजेपी के सांसद उनको वोट किया। हालांकि ये जब राहुल गांधी का उनसे हाथ मिलाया गया था तब से लोग कह रहे थे, लेकिन दिल्ली के सियासी गलियारों में ये भी चर्चाएं हैं कि जो संजीव बालियान की हार हुई है और राजीव प्रताप रूडी की जो जीत हुई है, ये अमित शाह की हार, जो संजीव बालियान की हार, उसको अमित शाह की हार कहा जा रहा है क्योंकि वो उनके कैंडिडेट थे। क्या इस हार में महत्वपूर्ण रोल राहुल गांधी ने निभाया या योगी आदित्यनाथ ने निभाया? क्योंकि एक ठकुराई वाली बात इसमें आ गई और वहाँ एक संगठन भी बना है पॉलिटिकल जो नेताओं का, उत्तर प्रदेश में जो ठाकुर नेताओं इकट्ठे हुए हैं और अपने रूडी साहब भी ठाकुर हैं। तो उसके चलते, और अमित शाह की और सबको पता है कि योगी आदित्यनाथ की आपस में बिल्कुल नहीं बन रही है, क्योंकि वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनके बीच में और आपके फिर योगी आदित्यनाथ के बीच में बहुत कई बार मतलब मतभेद खुलकर सामने आते हैं। और चीफ मिनिस्टर साहब जिस तरह से योगी आदित्यनाथ अपने ही पार्टी के, अपने ही नेता मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलते हैं, तो वहाँ की सियासी गलियारे में लोग आसानी से समझ लेते हैं कि हाई कमान में किसी न किसी बड़े नेता का आशीर्वाद इनके पास है और इशारा है, तभी ये मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलते हैं। नहीं, किसी नेता की हिम्मत नहीं है डिप्टी चीफ मिनिस्टर की वो अपने ही चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बोलें। तो इस तरह का मतलब उत्तर प्रदेश में अब माहौल है, क्योंकि मोदी साहब जब रिटायर होंगे तो सेकंड नंबर पे शाह बैठेंगे या योगी आदित्यनाथ बैठेंगे। अभी तक पूरे सिस्टम पे हम ये कहेंगे शाह ने कब्जा जमाया हुआ है, चाहे राज्यों के मुख्यमंत्री हों, चाहे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, चाहे राजस्थान का मुख्यमंत्री, चाहे हरियाणा का, वो अमित शाह की पसंद के लोग ही
मतलब सभी पदों पर बैठे जा रहे हैं। लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री हैं वो शाह की पसंद नहीं है। शाह हर जगह अपनी पसंद के नेता चाह रहे हैं और इसी के चलते योगी आदित्यनाथ के बारे में गलियारों में चर्चाएं चल रही है कि उनको मौका मिल गया और उन्होंने राजीव प्रताप रूडी की तरफ भी वोट डलवाने का काम किया। ऐसे सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं कि सिर्फ राहुल गांधी ने ही साथ नहीं दिया, योगी आदित्यनाथ का भी कहीं ना कहीं हाथ रहा है। हालांकि बहुत सारी बातें सियासी गलियारों में चलती रहती हैं। आपका क्या मानना है कि जो कैंडिडेट इन्होंने चुना है वो कितनी आसानी से जीत हासिल कर पाएगा, सीपी राधाकृष्णन जो एनडीए कैंडिडेट है, और किसको उतारना चाहिए इंडिया गठबंधन को जिससे कि मुकाबला रोचक हो, रोमांचक हो? और अभी तक तो लगभग जीत का पलड़ा भारी सीपी राधाकृष्णन का है और बहुत कम होता है कि बीजेपी अनुशासित पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव था जो गैर राजनीतिक था, उसमें बीजेपी वालों ने ही अमित शाह के कैंडिडेट को वोट नहीं दिए, ये तो लगभग तय है। लेकिन ये अलग तरह का चुनाव है, यहाँ संवैधानिक पद का चुनाव है, यहाँ पार्टी की तरफ से वीटो होता है, सब कुछ होता है। तो इसमें अब देखना है कि इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट किस तरह से होगा और वो दूसरे दलों का किस तरह से समर्थन हासिल करके इसको जीतने की करीब आती है, किस तरह का एक तरफा ये चुनाव रहता है या मुकाबले में आता है इंडिया गठबंधन। ये देखने वाली बात रहेगी। आप अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज्वाइन भी आप कर सकते हैं। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।